इस वीडियो में हम जानेंगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट किस तरह से यूटिलाइज या अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले अगर बात की जाए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एक मैनेजरियल अकाउंटिंग कंसेप्ट है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो रिक्वायर करता है लोगों को, हर लेवल के लोगों को, जिसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हर लेवल के लोग जो हैं वो लुक करें, वो ये देखें कि कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर किया जा सके। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि कंपनी एफिशिएंट परफॉर्म कर सके, कंपनी इफेक्टिव हो, अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरह से यूटिलाइज कर सके और कंपनी मुनाफा कमा सके। अब अगर हम बात करें ओरिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो हम ये सपोज करते हैं कि ओरिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कुर्सियां, प्लास्टिक की चेयर्स मैन्युफैक्चर करती है। अब इस चेयर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ओरिएंट कंपनी क्या करती है कि प्लास्टिक को परचेज करती है रॉ मटेरियल के तौर पे, क्योंकि उसने प्लास्टिक की चेयर बनानी है। फिर उस चेयर के लिए डिजाइन करती है कि किस डिजाइन में उसने वो चेयर्स बनानी है और फिर उस डिजाइन के मुताबिक वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दे देती है कि इस तरह की कुर्सियां बननी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि पहला जो प्रोसेस है वो परचेज करेगा, फिर डिजाइन बना के मैन्युफैक्चरिंग को देगा और जब जो है ये कंप्लीशन हो जाएगी इस मैन्युफैक्चरिंग की, कुर्सियां मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, तो फिर वो उनको सेल करने के लिए आगे दे देगा अपने सेलिंग डिपार्टमेंट को। अब सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि सेलिंग डिपार्टमेंट इन कुर्सियों को कस्टमर्स को सेल कर देगा। अब करंट कंडीशन क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स को, मतलब चेयर्स को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्शन की बेसिस ये है, लेट सपोज कि क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है, चेयर्स क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं बन रही और उनके मुताबिक उनकी जो प्राइस है, जो पैसे हैं वो ज्यादा है। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? ओरिएंट मैन्युफैक्चरिंग का हमें ये नजर आता है कि शायद इसकी क्वालिटी एश्योरेंस को कोई फ्लॉ है, क्योंकि हमने अपने प्रोसेसेस में क्वालिटी एश्योरेंस का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। तो अब जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त क्वालिटी एश्योरेंस करे और परचेज के वक्त भी वो क्वालिटी एश्योरेंस करे कि मटेरियल किस तरह का परचेज किया जा रहा है। अब ये तो है कंपनी की कंडीशन और हमने सजेशन भी दे दिया कि कंपनी ऐसा कर सकती है, तो वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकती है, क्योंकि जब परचेज के वक्त क्वालिटी चेक की जाएगी, क्वालिटी एश्योरेंस की जाएगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त की जाएगी तब भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है और सेलिंग के बाद रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की और जो इफेक्टिवनेस है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस की बात की जाए, तो ये प्रोसेस है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज इन प्रोसेस वर्कफ्लो। जिस तरह हमने आइडेंटिफाई किया कि क्वालिटी एश्योरेंस अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम और परचेज के टाइम हो जाए तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकती है। उसके बाद ये देखा जाए कि किस तरह से करंट प्रोसेसेस को इंप्रूव किया जा सकता है, फिर उस चेंज को इंप्लीमेंट कराया जाए, मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस की जाए और फिर ये देखा जाए कि किस तरह से चेंज जो है वो कंपनी के लिए काम कर रहा है और किस तरह से कंपनी के लिए चेंज जो है वो प्रॉफिटेबल है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो प्रोसेस फ्लो है वो चलता है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी है, फिर उसके मुताबिक प्लान करना है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, मतलब उस प्लान को कंपनी में चलाना है और फिर उसका रिव्यू देना है कि क्या ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है ये वर्क भी कर रहा है या नहीं, कंपनी इससे एफिशिएंट हो रही है या नहीं, कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है या नहीं और कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। ऐसा ना हो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हिट कर जाए और कंपनी प्रॉफिटेबल ना रहे, बल्कि कंपनी सिर्फ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही करती रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी की जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। अब अगर इसी तरह से प्रिंसिपल्स की बात की जाए कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए कौन से ऐसे असूल हैं जो कंपनी ने देखने हैं ताकि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सके, तो अगर हम उनकी प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल 1 ये कहता है, जो पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो स्मॉल बेस्ड इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, स्मॉल चेंजेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी न्यू इन्वेंशन स्टार्ट कर दे। अगर कंपनी न्यू इन्वेंशन स्टार्ट कर देगी तो एक तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज का फ्लॉ आ जाएगा और
कंपनी को जो है वो एक हैवी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट कर जाएगी। तो इसलिए स्मॉल चेंजेस से कंपनी ने अपनी जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, वो स्टार्ट करना है। सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनके आइडियाज को वैल्यू दी जाए, उनके आइडियाज की वैल्यू को समझा जाए, क्योंकि वो लोग एक मीडियम, हर तरह के एम्प्लॉयज जो हैं वो तीनों लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं, बेशक वो टॉप लेवल हो, बेशक वो मिडिल लेवल हो, बेशक वो लोअर लेवल हो। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज हैं उनके आइडियाज को वैल्यू देनी चाहिए, ताकि वो चेंज से रेजिस्ट भी ना करें और कंपनी को चेंज लाते हुए कोई मसला भी ना हो। इसी तरह अब अगर प्रिंसिपल 3 की बात की जाए तो असूल नंबर 3 ये कहता है कि जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स हैं वो टिपिकली इनएक्सपेंसिव होती हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। मतलब इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जो इजाफी, जो एडिशनल इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं। अब इसमें जो एक सिनेरियो लाई करता है वो ये करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको एलिमिनेट करने को ज्यादा बेहतर समझते हैं, और अगर प्रोसेसेस एलिमिनेट होंगे तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाएगी। प्रोसेसेस चलते हुए कोई न्यू इंप्रूवमेंट करना ये मुश्किल होता है, लेकिन अगर जो अभी चल रहे हैं करंट प्रोसेसेस उनको एलिमिनेट कर दिया जाए और उसकी जगह कोई एडिशनल डाले जाएं इंप्रूवमेंट के लिए कोई भी प्रोसेसेस, तो वो ज्यादा बेहतर होंगे और इनएक्सपेंसिव होंगे इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अब अगर प्रिंसिपल 4 की बात की जाए तो प्रिंसिपल 4 ये कहता है कि एम्प्लॉयज को ओनरशिप दी जाए, ताकि वो जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है उसके प्लान में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि जब भी कोई भी एम्प्लॉय किसी को ओनरशिप दी जाए तो वो मलकियत फील करता है, मलकियत महसूस करता है, और वो उस काम को ज्यादा बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। और हर लेवल के एम्प्लॉय को इसमें पार्टिसिपेट कराया जाए। लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को ज्यादा पार्टिसिपेट कराना चाहिए, उनको ज्यादा ओनरशिप देनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रोसेसेस का ज्यादा बेहतर पता होता है, वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट ऑपरेशंस में इतना इन्वॉल्व नहीं होती, और जो है एम्प्लॉय जो लोअर लेवल के होते हैं वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनको प्रोसेसेस का पता होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी देख लिया जाए तो मैन्युफैक्चर भी लोअर लेवल के लोग ही करते हैं, उनको प्रोसेसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज का, मुश्किलात का पता होता है, इसलिए उनको ओनरशिप देनी जरूरी है ताकि इम्प्रूवमेंट में वो इन्वॉल्व रहें और बेहतर तौर पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब इसी तरह अगर प्रिंसिपल 5 की बात की जाए तो प्रिंसिपल 5 ये कहता है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, मतलब इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस में नजर भी आनी चाहिए, सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे कॉस्ट ही नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हमने ऊपर अपनी एग्जांपल में बात की थी कि रिजेक्शन रेट की वजह से हमने क्वालिटी एश्योरेंस का अपना चेक लगा दिया, उसकी हमने इम्प्रूवमेंट कर दी, तो अगर रिजेक्शन रेट लो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट रिफ्लेक्टिव नहीं होगी। तो इम्प्रूवमेंट लाजमी रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, रिजेक्शन रेट लो रहना चाहिए। इसी तरह से अब अगर प्रिंसिपल 6 की बात की जाए तो प्रिंसिपल 6 ये कहता है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो मेजरेबल होनी चाहिए और पोटेंशियली रेपिटेबल भी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो इम्प्रूवमेंट है उसको मेजर किया जा सके। जिस तरह से हमने कहा था रिजेक्शन रेट, लेट्स सपोज रिजेक्शन रेट जो है वो पहले 15% था और अब जो रिजेक्शन रेट है वो 5% हो गया है। और ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कंटिन्यूस का इसमें वर्ड यूज हो रहा है बार बार का, तो जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है वो दोबारा रिपीट भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एक ही दफा हो जाए। ये अगर क्वालिटी एश्योरेंस लगाई है तो क्वालिटी एश्योरेंस हर दफा, जितनी दफा चेयर्स मैन्युफैक्चर होंगी उतनी दफा क्वालिटी एश्योरेंस भी रिपीट होनी चाहिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किस तरह से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करवा सकती है।